हेलो दोस्तों, हम विधेयक पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले एक वीडियो में हमने साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा करी थी और आज हम इसके तीसरे प्रकार यानी धन विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम दो विधेयक पर चर्चा कर चुके हैं, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। वो किस प्रकार से पारित होते हैं, उसके पारित होने की सदन में क्या प्रक्रिया होती है, उस पर चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो धन विधेयक पर चर्चा करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें धन विधेयक में क्या क्या शामिल होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो धन अनुच्छेद जो 109 है, 109 उसमें धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया दी गई है। अब हम ये देखते हैं कि धन विधेयक में क्या क्या शामिल होता है। तो धन विधेयक में सबसे पहली जो होता है वो होता है करों से संबंधित, करों से संबंधित, करों से संबंधित। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का कर लगाना हो गया या कर हटाना हो गया या किसी कर को कम करना हो गया या किसी भी प्रकार का परिवर्तन या विनियम संबंधी जो विधेयक होते हैं वो सारे धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कर लगाना, कर लगाना होता है, इसको बोलते हैं अधिरोपण। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अधिरोपण। इसके अलावा कह सकते हैं कर हटाना, और कर हटाना होता है, इसको हम बोलते हैं उत्साधन। क्या बोलते हैं? उत्साधन। इसके अलावा हो गया करों को कम करना, इसको हम बोलते हैं परिहार। ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई है, कर लगाना, कर हटाना, कर कम करना। यानी करों से संबंधित जो भी विधेयक होते हैं वो सारे धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा क्या क्या आता है देखो इसमें। इसके अलावा भारत सरकार अगर कोई धन उधार लेती है तो उस धन का विनियम भी इसी के अंतर्गत आता है, विनियमन भी। यानी भारत सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन, ये भी क्या आता है? धन विधेयक के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भारत की जो संचित निधि होती है या आकस्मिक निधि होती है, उससे हमें धन निकालना होता है या उसमें धन जमा करना होता है, वो भी किसके अंतर्गत आता है? उस प्रकार के विधेयक भी इसमें धन विधेयक में आते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो भारत की संचित निधि होती है, संचित निधि या अपन कह सकते हैं आकस्मिक निधि या कह सकते हैं आकस्मिक निधि, तो इससे धन निकालना या कह दो जमा करना, इनसे संबंधित जो विधेयक होते हैं वो सारे धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा देखो क्या आता है इसमें। इसके अलावा भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करें तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा भारत की जो संचित निधि होती है उससे हमें धन निकालना या लोक लेखा का जो मद होता है उससे हमें धन निकालना, ये सारे जो भी विधेयक होते हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हमने बात करी कि इसका जो वर्णन किया गया, इसकी प्रक्रिया दी गई धन विधेयक की, वो अनुच्छेद 109 के अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं कि धन विधेयक का जो प्रस्तुतिकरण होता है, प्रस्तुतिकरण हम किस प्रकार से करते हैं। तो धन विधेयक का जो प्रस्तुतिकरण होता है वो होता है केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि धन विधेयक जो होता है केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है। धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। यह बिल लोकसभा में पारित होकर फिर जाता है राज्यसभा में। हम यहाँ धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते। धन विधेयक जो होता है केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा में पारित होने के बाद ये जाता है राज्यसभा में। अब देखो अगर ये राज्यसभा के अंतर्गत आ गया तो राज्यसभा क्या करती है? राज्यसभा धन विधेयक पर 14 दिन तक विचार कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कितने दिन तक?
14 दिन तक विचार कर सकती है। जो राज्यसभा होती है वो धन विधेयक पर केवल 14 दिन तक विचार कर सकती है। धन विधेयक पर राज्यसभा की भूमिका जो होती है, देखो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट लाइन में लिख रहा हूँ कि वो क्या है कि जो हम धन विधेयक पढ़ रहे हैं, धन विधेयक पर राज्यसभा की भूमिका की अगर बात करें, राज्यसभा की भूमिका केवल क्या होती है, केवल सलाहकारी ही होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन बताई मैंने आपको कि धन विधेयक पर राज्यसभा की जो भूमिका होती है वो केवल और केवल किसकी होती है, सलाहकारी होती है। क्योंकि ये जो राज्यसभा है वो धन विधेयक को 14 दिन तक विचार कर सकती है और उसकी जो भूमिका होती है वो केवल और केवल किसकी होती है, सलाहकारी होती है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक पर जो संशोधन किए जाते हैं उस पर स्वीकृति या अस्वीकृति का जो शक्ति होती है वो लोकसभा को ही शक्ति होती है। यानी हम कह सकते हैं जो लोकसभा होती है, लोकसभा को धन विधेयक पर निर्णायक शक्ति प्राप्त होती है। कौन सी शक्ति प्राप्त होती है, निर्णायक शक्ति प्राप्त होती है। मैंने यहाँ पर 2 लाइन लिखी है कि धन विधेयक पर राज्यसभा की भूमिका जो होती है वो केवल सलाहकारी होती है, जबकि लोकसभा को धन विधेयक पर निर्णायक शक्ति प्राप्त होती है। यानी लोकसभा धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है, लोकसभा का होता है। अब हम बात करते हैं धन विधेयक पर मतभेद की स्थिति में। धन विधेयक पर मतभेद की स्थिति में तो हमने जैसे साधारण विधेयक में बात करी थी कि अगर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो संयुक्त बैठक का प्रावधान था, लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात है कि धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। यानी धन जो विधेयक होता है उस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। जैसे साधारण विधेयक में मतभेद की 3 कंडीशन बताई थी और उस आधार पर अगर मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन धन विधेयक पर अगर विवाद की स्थिति हो जाती है तो दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और देखते हैं कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को नहीं लौटा सकते। नहीं तो इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है और न ही राष्ट्रपति जो होता है वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास नहीं लौटा सकता। अब हम बात करते हैं धन विधेयक के प्रमाणीकरण की, यानी प्रमाणीकरण की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है। तो धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को दी गई है और लोकसभा का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्रमाणीकरण जो शक्ति होती है धन विधेयक की वो किसके पास होती है, लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। और उसी का निर्णय क्या माना जाता है, लोकसभा अध्यक्ष का ही निर्णय जो होता है धन विधेयक के मामले में या धन विधेयक से संबंधित जो अंतिम निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का ही माना जाता है, अंतिम निर्णय माना जाता है। तो यहाँ हमने चर्चा करी कि धन विधेयक पर न तो संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है और न पुनर्विचार की प्रक्रिया, और प्रमाणीकरण जो शक्ति होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होती है। इसीलिए हमने पहले चर्चा करी थी कि जो लोकसभा को ही निर्णायक शक्ति प्राप्त होती है, अंतिम निर्णय की शक्ति धन विधेयक से संबंधित लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होती है। इस प्रकार हमने आज धन विधेयक की चर्चा करी है।